स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट ऑन में। मैं एनके सिंह आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस एनसीईआरटी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करूंगा कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई का कार्य अच्छे प्रकार से सुचारू रूप से चल रहा होगा। सबसे पहले कमेंट्स आया है अनिल तिवारी जी का, सर मेहरबानी करके। बाबू मेहरबानी नहीं करनी है, जल्द ही आपकी हिस्ट्री की क्लास पहले स्टार्ट होगी। मैं क्लास 7th की एनसीईआरटी पढ़ा के पहले बंद कर देता हूं, ठीक। फिर मैं हिस्ट्री स्टार्ट करवा देता हूं, उसके पश्चात जो है फिर हम ज्योग्राफी पढ़ा देंगे, ठीक है। आपकी जो मेहरबानी वाली बात है ना, अब पहले वही लगा देते हैं, ठीक है। आज साइंस की क्लास जो है आज कर लीजिए, किसी भी तरीके से झेल लीजिए। उसके पश्चात जो है आपको वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लासेस भी अनवरत रूप से मिल जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। जंतुओं और पादप में परिवहन को आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी कि एनिमल में और साथ ही साथ प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे परिवहन होता है, उसको अब हम समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। एक शब्द को पहले समझिए। आज की इस क्लास में चैप्टर 11 है, क्लास 7th की एनसीईआरटी है और चैप्टर 11 है। ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है। तो एनिमल में और प्लांट में कैसे परिवहन किया जाता है। परिवहन का मतलब क्या होता है? परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। देखो, प्लांट में कोई भी चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाती है और एनिमल में कैसे कोई चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, आज के इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। परिवहन में अगर मैं एनिमल की बात करूं तो एनिमल में सबसे बड़ा परिवहन का साधन है वो है ब्लड, यानी कि रुधिर। कौन है? ब्लड, यानी कि रुधिर। रुधिर के माध्यम से किसी भी चीज का परिवहन जंतुओं में होता है। और अगर प्लांट में बात करेंगे तो प्लांट में दो चीजें होती हैं, एक का नाम होता है जाइलम और दूसरे का नाम होता है फ्लोएम। तो आज हम जाइलम और फ्लोएम के विषय में प्लांट में पढ़ेंगे और एनिमल में हम ब्लड के विषय में पढ़ने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। अब ध्यान से एक एक करके सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ध्यान से एक एक करने की चीजों को पढ़ने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये एनसीईआरटी का ये निःशुल्क टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़ जाइए। अगर ये आप चाहते हैं कि क्लास समाप्त होने के पश्चात आपको ये क्लास की पीडीएफ मिल जाए तो आप इस टेलीग्राम चैनल से तत्काल जुड़ जाइए। आपको पूरी की पूरी पीडीएफ या क्लास मैटर जो है आपको वहां पर दे दिया जाएगा। चलिए अब किसी भी भूमिका पर नहीं, सीधे आते हैं जो है चैप्टर पर। चैप्टर का नाम है जंतुओं और प्लांट में परिवहन। यहां पर एक चीज, पहले भूमिका को मैं बार बार कहता हूं, पढ़ लिया करिए। चैप्टर में क्या लिखा गया है इसको समझिएगा। आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए, जल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। क्या आप जानते हैं यह सब कैसा होता है? क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनियां दिखाई दे रही हैं? रक्त वाहिनियां और हृदय, यह भी आपको पढ़ना है आज के चैप्टर में। याद रखना, जब हृदय और रक्त वाहिनियां का आप संयुक्त अध्ययन करते हैं तो इसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब मैं एडवांस लेवल पर बात करता हूं, ठीक है। आप सभी लोग पहले कमेंट्स को आप बंद कर दीजिए, ठीक है। कमेंट्स को बंद कर दीजिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। चैप्टर को पहले अच्छे तरीके से समझो, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। खूब अच्छे तरीके से कमेंट्स को बंद करो, ठीक है। मैं समझ गया। अब पहले मेरी बात को ध्यान से समझो। देखिएगा, एक शब्द होता है परिसंचरण तंत्र। मैं आता हूं स्लाइड पर, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। परिसंचरण तंत्र, ये परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। परिसंचरण तंत्र पर मैं आता हूं और बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा। एक शब्द है परिसंचरण। परिसंचरण, ट्रांसपोर्टेशन इसको बोलते हैं या सर्कुलेशन कहते हैं। परिसंचरण का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना, यही परिसंचरण कहलाता है। या इसी को हम हिंदी में एक और नाम देते हैं जिसको हम परिवहन कहते हैं। तो परिवहन, परिसंचरण, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन,
ये सारे के सारे शब्द एक हैं। जब हम किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं तो इसी स्थिति को हम परिवहन कहते हैं, इसी को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अब ये परिवहन क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी होता है, इसको पहले समझने की कोशिश करो। जैसे आपने श्वास लिया तो वायु या ऑक्सीजन कहां पर गया, फेफड़ा में। लेकिन फेफड़े में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है आपके ब्रेन को, ऑक्सीजन की आवश्यकता आपके हाथों को हो, ऑक्सीजन की आवश्यकता आपके पैरों को है। तो ऑक्सीजन इस समय फेफड़े से आपके ब्रेन के पास में, आपके हाथों के पास में, आपके पैर के पास में कैसे पहुंचेगा। आपने भोजन किया तो भोजन का पाचन हुआ तो पेट में, छोटी आंत में पाचन पूर्ण हो गया, आपने पढ़ लिया है। तो छोटी आंत में जब भोजन है तो वो ब्रेन तक कैसे पहुंचता है, वो हमारे हाथों तक कैसे पहुंचता है, वो हमारे पैरों तक कैसे पहुंचता है। जब तक परिवहन नहीं होगा तब तक भोजन या ऑक्सीजन या पानी या कोई भी चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचेगी। तो परिवहन का आशय है कि जितने भी उपयोगी पदार्थ होते हैं उनको आपकी बॉडी में पहुंचाना, यह परिवहन का आशय होता है। परिवहन के लिए अगर हम एनिमल में बात करें तो एनिमल में परिवहन का सबसे बड़ा जो साधन है वो क्या है, वो ब्लड है। इसी को हम क्या कहते हैं, रुधिर कहते हैं। क्या कहते हैं, रुधिर कहते हैं। रुधिर का काम क्या है, रुधिर क्या है, आइए अब यहां से भूमिका क्लियर हो गई। अब हम ब्लड को समझने की कोशिश करते हैं जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। रुधिर क्या है, रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक यानी कि ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इस ब्लड का काम याद रखना, ये 7.4 होता है, यानी कि ये क्षारीय होता है। रुधिर कैसा होता है, क्षारीय होता है। और तीसरी बात याद रख लेना कि ये रुधिर जो होता है, मनुष्य एक गर्म रुधिर का प्राणी है। मनुष्य क्या है, मनुष्य एक गर्म रुधिर का प्राणी है, यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल है। और कल मैंने आपको बताया था वार्म ब्लडेड एनिमल का मतलब क्या होता है, गर्म रुधिर प्राणी का मतलब क्या होता है। गर्म रुधिर प्राणी का मतलब होता है जिसका रुधिर बाहरी वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता नहीं है, उसको हम कहते हैं गर्म रुधिर का, गर्म रुधिर के प्राणी। और आपके शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है, तो आपके शरीर का 7 से 8% रुधिर होता है। 7 से 8% रुधिर होता है। और यहां पर एक बात और याद रखना, आपके शरीर में जो रुधिर होता है उस रुधिर के कितने हिस्से होते हैं, आपके शरीर में जो रुधिर होता है उस रुधिर के कितने हिस्से होते हैं। आपके शरीर में जो रुधिर पाया जाता है उसके 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा, और दूसरा हिस्सा होता है ब्लड सेल्स। दूसरा हिस्सा होता है ब्लड सेल्स यानी कि रुधिर कोशिका। 2 संरचनाएं पाई जाती हैं आपके रुधिर में, एक संरचना का नाम है प्लाज्मा, दूसरी संरचना का नाम होता है ब्लड सेल्स। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्लाज्मा रुधिर का लगभग 55% हिस्सा होता है और ब्लड सेल्स आपकी रुधिर का 45% हिस्सा होता है। कितना प्रतिशत होता है, 45% होता है। ये सारी चीजें अभी आगे आपको मिलेंगी। और आपको यह भी याद रखना, आपको यह भी याद रखना है कि इसी ब्लड सेल्स में आपको नंबर 1 पर याद रखना है, इसी में आरबीसी आता है, इसी में डब्ल्यूबीसी आता है, और इसी में क्या आता है, प्लेटलेट्स आता है। इसी में क्या आता है, इसी में प्लेटलेट्स आता है। इसी में याद रखना प्लेटलेट्स आता है, इसी में प्लेटलेट्स आता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 3 प्रकार की रुधिर कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अब यहां पर एक एक करके चीजों को हम समझते हैं, बेहतर ढंग से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको सेंट्रल थीम बता देता हूं इस चैप्टर का, कि इस चैप्टर में आप बेसिकली पढ़ने वाले क्या हैं। यही सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं। अभी सारी चीजों को मैं आपको दिखा रहा हूं। एक बात और याद रखना यहां पे कि ये जो आरबीसी है, इस आरबीसी का सबसे प्रमुख कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसका सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। किसका, आरबीसी का। आरबीसी का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। डब्ल्यूबीसी का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का सबसे प्रमुख कार्य होता है प्रतिरक्षा प्रदान करना। प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा को हम बोलते हैं इम्यून,
इम्यून सिस्टम मेंटेन करना। इम्यून सिस्टम सर क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र वह तंत्र होता है जो हमको रोगों से बचाने में सहायक होता है, रोगों से बचाने में सहायक होता है। और प्लेटलेट्स रुधिर का स्कंदन करता है। स्कंदन का मतलब क्लॉटिंग करता है। क्लॉटिंग का मतलब जब हमारा रुधिर कटता है और शरीर से बाहर निकलता है तो कुछ देर के पश्चात हमारा रुधिर जम जाता है। वो रुधिर क्यों जमता है? तो याद रखना वो प्लेटलेट्स की वजह से जमता है। तो आइए अब यही सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में मिलेंगी, पढ़ने की कोशिश करिएगा, पढ़ने की कोशिश करिएगा। आइए, रक्त क्या है? रक्त देखो, रक्त के विषय में लिखा गया है, यहां पर ध्यान दीजिए। जब आपके शरीर का कोई भाग कटता है तो क्या होता है? रक्त या रुधिर बाहर निकलने लगता है। लेकिन रक्त है क्या? लिखा गया है रक्त वह एक तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। रक्त वाहिनियों का मतलब है धमनी और सिरा में प्रवाहित होता है। यह पचित भोजन को क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक लेकर जाता है। हमने आपको बताया है कि आपकी शरीर में किसी भी चीज को लेकर के जाना है, चाहे वो भोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे दवा हो, चाहे दारू हो, कोई भी चीज अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो वो किसकी सहायता से जाएगा? याद रख लेना, वो रुधिर की सहायता से जाएगा। लिखा गया है कि फेफड़ों में ऑक्सीजन को भी रक्त ही लेकर के जाता है। रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार लेकर जाता है? आपसे सवाल पूछा गया है। रक्त एक द्रव है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपको बता दूं। इंटरेस्टिंग जानकारी यह है कि रक्त का जो तरल भाग है वही प्लाज्मा कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा क्या है, तो रुधिर में से क्या निकाल दो? रुधिर में से आरबीसी निकाल दो, डब्ल्यूबीसी निकाल दो और प्लेटलेट्स निकाल दो। प्लेटलेट्स निकाल दो। रुधिर में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स निकाल दो तो जो शेष बचा लिक्विड रहेगा वो क्या रहेगा? वो प्लाज्मा रहेगा। शेष बचा हुआ लिक्विड क्या कहलाएगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा रंगहीन होता है। अब यहीं से चीजों समझो, प्लाज्मा रंगहीन होता है। क्यों रंगहीन होता है? क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं होता है। आरबीसी नहीं है तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन नहीं। हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो रुधिर को लाल रंग कौन देगा? क्योंकि रुधिर के लाल रंग के लिए जिम्मेदार कौन होता है? रुधिर के लाल रंग के लिए हीमोग्लोबिन जिम्मेदार होता है। तो हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसी वजह से प्लाज्मा कैसा होता है? प्लाज्मा रंगहीन होता है। यह बात आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अच्छा, अब यहां पर देखो रुधिर के और कौन से हिस्से हैं। रुधिर के और कौन से हिस्से हैं? देखिए, रक्त में एक प्रकार की कोशिका, कौन सी कोशिका है? आरबीसी। कौन सी कोशिका है? आरबीसी। इसमें एक क्या पाया जाता है? एक लाल वर्णक पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को अपने साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता है। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि आरबीसी क्यों ऑक्सीजन का परिवहन करती है, तो आप उत्तर करेंगे ऑक्सीजन इस वजह से ऑक्सीजन का परिवहन इस वजह से आरबीसी करती है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हिम एक वर्णक होता है और ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन यानी कि ग्लोबिन और हिम यानी कि वर्णक, ये दोनों मिलते हैं जब, तो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। अब यहां पे समझने की कोशिश करो, ठीक है? तो यहां पर याद रखना, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के साथ में ही मिल करके ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। दूसरी कोशिका कौन सी है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करती है? यह रोगाणुओं को नष्ट करती है। मैंने आपको बताया है कि हम स्वस्थ किस वजह से हैं, ठीक है? हम स्वस्थ किस वजह से हैं? हमारा इम्यून सिस्टम क्यों हमारा मजबूत रहेगा? जब हमारा शरीर रोगों से लड़ेगा तभी याद रख लेना हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचे रहेंगे। तो वही ये चीज लिख रहा है कि डब्ल्यूबीसी रोगाणुओं से लड़ने का कार्य करता है। तो आरबीसी, सीरम क्या होता है गोलू वर्मा जी? मैं बताऊंगा, क्लास समाप्त होने के पश्चात आप पूछ लीजिएगा, मुझको याद दिला दीजिएगा, मैं बता दूंगा कि सीरम क्या होता है, लसिका क्या होती है, वो सारी बातें मैं बता दूंगा।
पहले जो एनसीईआरटी कह रही है उसको समझ लेते हैं। तो डब्ल्यूबीसी भाई रोगाणुओं से रक्षा करेगी, आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करेगी। ठीक है, बूझो क्या हुआ, बूझो को क्या हुआ देख लीजिए। खेलते समय वो गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई, कटे हुए स्थान से खून निकला और कुछ समय के बाद खून क्या हो गया, बंद हो गया। अब बूझो यह देख करके हैरान परेशान हो गया कि आखिरकार हमारा खून कैसे जम गया। तो इसका उत्तर देता है एनसीईआरटी, रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिका की उपस्थिति कारण होता है और इसी कोशिका को क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। उसी कोशिका को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं प्लेटलेट्स। तो कुल मिलाकर के आपको यह पता चल गया कि आरबीसी, देखो यही चीज मैंने आपको बताया है, यही चीज मैंने आपको बताया है, देखो कि आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करती है, डब्ल्यूबीसी क्या करती है, इम्यून सिस्टम यानी कि रोगों से बचाती है, और प्लेटलेट्स क्या करती है, रुधिर का अस्कंदन करती है। रुधिर का क्या करती है, अस्कंदन करती है। ठीक है, रुधिर का अस्कंदन करती है। इतनी बातें क्लियर हो गई, इतनी बातें क्लियर हो गई। देखिए एक बात यथार्थ है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। मैं महाभारत देख रहा था तो उसमें एक लाइन आती है और उसमें कहा जाता है कि आस, आस का मतलब होप, आशा, आस कह रही श्वास से धीरज करना सीख, मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले न भीख। कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि हम गिड़गिड़ाते रहते हैं, हम मिन्नतें करते रहते हैं और हमको भीख भी नहीं मिलती है। या आप देखिए रोड के किनारे ऐसे बहुत ढेर सारे लोग आपको मिलेंगे। तो धैर्य करना सीखिए। पेशेंस अगर नहीं रहेगा जीवन में तो एक चीज जान लीजिएगा, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं रहेगा, धैर्य नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से आप कहीं भी जीवन में कहीं टिक करके कुछ हासिल नहीं कर सकते। इस वजह से पेशेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा ये पढ़ लें, थोड़ा सा वो पढ़ लें, थोड़ा सा वो पढ़ लें, फिर थोड़ा सा वो पढ़ लें। ठीक है, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। जो सिलेक्शन लेता है ना उसकी तैयारी संपूर्ण होनी चाहिए, औसतन होनी चाहिए लेकिन संपूर्ण होनी चाहिए। जब तक वो समग्र रूप से ग्रिप नहीं बनाएगा ना तब तक बात नहीं बनने वाली। लेकिन समस्या है स्टूडेंट्स में, समस्या है स्टूडेंट्स में। आज आखिरकार क्या कारण है कि अध्यापक ज्यादा हो गए हैं, संस्थान ज्यादा हो गए हैं, किताबें ज्यादा हैं, कंटेंट ज्यादा है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? कभी सोचा है क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है? उसके पीछे का कारण सबसे बड़ा यही है कि हम थोड़ा सा पढ़ते हैं ना तो हमको लगता है कि अरे हमको तो ब्रह्मांड आ गया, पूरा ब्रह्मांड हमारे मस्तिष्क में आकर के समा गया है। अरे भाई थोड़ा सा रुक जाओ, रुक कर थोड़ा सा थम जाओ, थम करके थोड़ा सा सीख लो। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है समझने के लिए, और बारी बारी से हम सब सीखेंगे। थंबनेल में लिखा है 6 से 12 तक सभी विषय, मतलब सभी विषय। अब वो चीज को लेके बार बार कहना वो उचित नहीं लगता है मुझको। एक बार नहीं कई वीडियोस में मैंने आपको बता दिया, वो रोज रोज कहना, रोज रोज चीजों को समझाना वो अच्छा नहीं लगता है। हम भले कक्षा 7 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं लेकिन आप कक्षा 7 के बच्चे तो हैं नहीं कि वही चीज मैं आपको बार बार रिपीट करूं। ठीक है, तो थोड़ा सा रुकिए, थमिए। और आपके लिए मैं, ऐसा नहीं है, मैं पिछले 17 दिन 18 दिन से कंटिन्यू खड़ा हूं आपके लिए। एक भी दिन मैंने क्लास को ब्रेक नहीं किया है। तमाम झंझावात हैं जीवन में, लेकिन उन सारी चीजों को बाहर करके आपके सामने मैं खड़ा होता हूं। और कभी भी आपको मैंने फील नहीं कराया है कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, क्या परिस्थितियां चल रही हैं, क्या घटित हो रही हैं। तो कम से कम थोड़ा सा तो अपनी कृतज्ञता संस्थान के प्रति, मेरे प्रति रखो। और मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त किया हूं कि सारी चीजें मिलेंगी, बस एक एक करके। ठीक है, चलिए अब ध्यान समझिएगा। अब यहां पे समझने का प्रयास करिएगा। रक्तवाहिनियां, अब रक्तवाहिनियां क्या है इसको समझिएगा। रक्तवाहिनियों में दो हैं, एक धमनी है, एक सिरा है। इसको पहले समझते हैं। रक्तवाहिनियां का मतलब क्या होता है? रक्तवाहिनियों का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। ठीक है, रक्तवाहिनियों का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। रक्तवाहिनियों का मतलब होता है ब्लड वेसल्स।
ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स का मतलब होता है एक ट्यूब, समझो। वाहिनियों का मतलब क्या होता है, एक ऐसी नलिका, एक ऐसी ट्यूब, जिस ट्यूब में ब्लड बहता है ना, उसी को हम रक्त नलिका कहते हैं या रक्त वाहिनियां कहते हैं, या इंग्लिश में इसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। अब हमारे शरीर में याद रखना, दो प्रकार के ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। एक ब्लड वेसल्स जो होता है इसको हम धमनी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं, यानी कि आर्टरी कहते हैं, आर्टरी। और एक जो होता है इसको हम सिरा कहते हैं, सिरा। सिरा को हम क्या कहते हैं, सिरा को हम वेन्स कहते हैं, सिरा को हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। धमनी और सिरा दो प्रकार के ट्यूब होते हैं, दो प्रकार की नलिकाएं होती हैं जिसमें हमारा पूरा शरीर का ब्लड बहता है। अब यहां पर एक चीज समझना, धमनी के विषय में एक बात याद रखना, धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है। धमनी में कैसा रुधिर बहता है, तो धमनी में शुद्ध रुधिर बहेगा। शुद्ध रुधिर किसे कहते हैं, ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, ऐसे रुधिर को हम शुद्ध रुधिर कहते हैं। और ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, ऐसे रुधिर को हम अशुद्ध रुधिर कहते हैं। अशुद्ध रुधिर का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन इसमें नहीं पाया जाता। तो यहां पर एक बात हमेशा याद रख लेना, ठीक है, कि ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो होता है वो धमनियों के माध्यम से, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता ऐसा रुधिर जो होता है वो सिराओं के माध्यम से बहता है। ये दो अंतर होता है, इसको आपको ध्यान से समझना है कि धमनी और सिरा में प्रमुख अंतर क्या होता है, कि धमनी ऑक्सीजन युक्त रुधिर को लेकर के जाती है और सिरा जो होती है बिना ऑक्सीजन वाली रुधिर को लेकर के जाती है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से मेरी बात को समझना, एक चीज और, एक अंतर और ध्यान से समझना है, एक अंतर और आपको ध्यान से समझना है कि ये जो धमनी होती है, ये धमनी बेसिकली अंगों, धमनी जो होती है याद रखना, ये मानव हृदय से अंगों की ओर रुधिर लेकर के जाती है, हृदय से अंगों की ओर रुधिर लेके जाती है। यानी कि जब हमारा हृदय ब्लड को पंप करता है तो वो ब्लड जो है कौन लेकर के जाता है, धमनी। और अंगों से रुधिर को लेकर के हृदय के पास, अंगों से, जैसे हाथ है, यहां पे जो ब्लड है उस अशुद्ध हो गया है, ऑक्सीजन नहीं है, ऐसे ब्लड को कौन लेकर के आ रहा है, सिरा। तो सिरा का डायरेक्शन क्या है, सिरा का डायरेक्शन है ऑर्गन टू हार्ट, यानी कि ऑर्गन से हार्ट की तरफ, ऑर्गन से हार्ट की तरफ जो होता है वो सिरा रुधिर को लेके आती है, ठीक है। तीसरी बात समझना यहां पे कि धमनी जो होता है, धमनी, धमनी याद रखना, इसमें क्या होता है, इसमें प्रेशर अधिक होता है। धमनी में क्या होता है, प्रेशर अधिक होता है, दबाव बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हार्ट क्या करता है, हार्ट पंप करता है। और यहां पे सिरा में याद रखना, यहां पे प्रेशर जो होता है, प्रेशर बहुत कम पाया जाता है। इसमें दाब क्या होता है, इसमें दाब कम पाया जाता है, दाब कम है। अच्छा, धमनी कहां पाई जाती है, धमनी हमारे शरीर की बहुत गहराई में पाई जाती है, इन डेप्थ। याद रखना ये कहां पे पाई जाती हैं, ये इन डेप्थ में पाई जाती हैं, यानी कि गहराई में पाई जाती हैं, वो हमको दिखाई नहीं देती हैं। आप अपने शरीर के बाहर देखते हो ना, ऐसे का तो नसें हमको दिख रही हैं, तो वो जो नसें दिख रही वो है क्या, वो सिरा है, वो क्या है, सिरा है। तो याद रख लेना, ये इन डेप्थ में नहीं, ये बाहर दिखाई देती हैं, है ना, बॉडी के आउटर हिस्से में, आउटर हिस्से में, बॉडी के आउटर हिस्से में, बाहरी हिस्से में जो दिखाई देती हैं वो क्या होती हैं, वो सिरा होती हैं। तो आपको ये जो बाहर दिखाई दे रही हैं, याद रखना वो सिरा है, और जो गहराई में पाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम धमनी कहते हैं, ठीक है। नहीं यार मकौड़ा जी, शांत रहो, परेशान ना हो, परेशान ना हो, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात समझो, पहले क्लास कर लीजिए, अभी मैं क्लास के अंत में आपको जवाब दे दूंगा, परेशान ना हो, ध्यान दीजिए। तो आपको यह समझ में आ गया कि ये गहराई में पाई जाती हैं, ये बाहरी हिस्सों में पाई जाती हैं। इसी वजह से एक आपको एक तथ्य मैं बताऊं कि जब कोई व्यक्ति जो होता है भावनाओं में बह करके अपने हाथ को कट कर लेता है, तो वो सिरा को कट करता है, सिरा, वेन्स। और वेन्स में प्रेशर क्या रहता है, कम रहता है। इसी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर उसको एक आध घंटे में भी अगर ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो वो जिंदा रहेगा। लेकिन अगर व्यक्ति के धमनी कट गई ना, धमनी, तो धमनी में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है।
पूरा शरीर का ब्लड जो होता है 15 मिनट में बाहर हो जाएगा। इतना ज्यादा प्रेशर होता है, जैसे पिचकारी से रंग निकलता है, ठीक उसी प्रकार से याद रखना धमनियों से क्या होता है, शुद्ध रुधिर हमारा बाहर निकलता है। और ये धमनी से जब निकलता है तो शुद्ध रुधिर बाहर जाता है, ब्लड ऑक्सीजन तक नहीं पहुंच पाता, ऑक्सीजन जो है मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता, और ऐसे में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यही सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी में लिखा गया है कि दो रक्तवाहिकाएं होती हैं, एक धमनी होता है, एक सिरा होता है। धमनी हृदय से ऑक्सीजन रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। यही तो मैंने बताया है, ऑर्गन टू क्या, हार्ट टू ऑर्गन कौन लेकर के जाएगा, धमनी। चूंकि रक्त का प्रवाह तेजी से होता है और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की दीवारें कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। मैंने आपको बताया इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसमें प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सिराओं में प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होता है। इसी चीज को एनसीईआरटी ने बेहतर ढंग से लिखा है। आशा करूंगा चीजें एकदम आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब यहां पर एक शब्द आपको समझाने की कोशिश किया गया है, नाड़ी स्पंद, है ना, या इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं पल्स रेट। इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पल्स रेट या नाड़ी दाब। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पल्स रेट। पल्स रेट क्या होता है पहले समझो। पल्स रेट का मतलब क्या होता है, पहले एक चीज मैं आपको बता दी, जानकारी में बता दूं कि ये जो पल्स होता है या जो नाड़ी होता है वो हृदय के समान काउंट किया जाता है। यानी कि हृदय हमारा जितनी बार धड़कता है उतनी ही बार नाड़ी को यानी कि पल्स को भी हम काउंट करते हैं। पल्स को कैसे काउंट किया जाता है इस चित्र में दिखाने का प्रयास किया गया है, और आप भी काउंट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको अपना दाहिना हाथ निकालना है। दाहिना हाथ आपने निकाला, ये अंगूठा है। मैं फिर से बता दूं, अभी मैंने प्रैक्टिस सेशन में भी इस चीज को बताया था कि ये अंगूठा है। इस अंगूठे की तरफ जाएंगे, ये दो अंगुल छोड़ेंगे, और इस अंगूठे के साइड में अगर आप हाथ लगाओगे, ऐसे अंगुली लगाओगे या इससे अंगुली से चेक करोगे, तो आपको कुछ ब्लिंक करता हुआ महसूस होगा, आपको कुछ फील होगा। ये कुछ और नहीं, ये क्या है, ये पल्स है। और ये पल्स क्या है, ये पल्स हृदय के धड़कन के बराबर होती है। हृदय के धड़कन के बराबर होती है। हृदय के धड़कन के क्या होती है, बराबर होती है। ये बात याद रखना, हृदय के धड़कन के क्या होती है, ये बराबर होती है। पहले के समय में जब स्टेथोस्कोप नहीं हुआ करता था, तो हम इसी नाड़ी दाब की सहायता से व्यक्तियों का या रोगियों का ट्रीटमेंट हम लोग करते थे। यहां पर एक जानकारी एडवांस लेवल पे आप ध्यान रखना, और वो ये है कि ये जो धमनी है ना, ये धमनी, इस धमनी को रेडियल धमनी कहते हैं। इस धमनी का नाम क्या है, याद रखना, इस धमनी का नाम होता है रेडियल धमनी। इस धमनी का नाम क्या है, इस धमनी का नाम याद रखना, इस धमनी का नाम क्या होता है, रेडियल धमनी। ठीक है, इस धमनी का नाम होता है रेडियल धमनी। एक मिनट रुकेंगे, बोर्ड में कुछ समस्या आ गई है। टेक्निकल टीम से मैं आग्रह करूंगा कि जरा इस समस्या का निदान करें। चलिए, सही हो गया है, हमें लगता है। टेक्निकल टीम से आग्रह है कि एक बार जरा इस चीज को सही करें। अच्छा ठीक है राजेश जी, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा 2 मिनट रुकेंगे, कुछ बोर्ड में समस्या आ गई है। ठीक है, कुछ बोर्ड में समस्या आ गई है, तो थोड़ा सा 2 मिनट रुकेंगे। टेक्निकल टीम से विशेष आग्रह है कि थोड़ा सा इस चीज को देखें।
थोड़ा सा रुकेंगे, तकनीकी कारणों से ये बोर्ड थोड़ा सा हमें लगता है हैंग हो गया है ना, इसी वजह से बोर्ड चल नहीं पा रहा है। टेक्निकल टीम जो है आ रही है और उसको निदान करने का प्रयास कर रही है। चलिए फिर से कनेक्ट होते हैं। चलिए ध्यान से अब फिर से समझते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा दिन आ जाता है जीवन में कि कुछ अच्छा करने के मूड से आओ और मतलब चीजें थोड़ी सी दिक्कत में आ जाती हैं, ठीक है। अब हमें लगता है चीजें सही होंगी। हाँ, अब देखो मैं क्या बात कर रहा था, मैं आपसे कह रहा था कि रेडियो, अगर आपसे सवाल ये पूछ लिया गया एडवांस लेवल पे, क्या सवाल पूछ लिया गया, अगर आपसे पूछ लिया गया कि पल्स रेट की गणना किस धमनी से किया जाता है, तो उत्तर आप क्या करोगे, उत्तर आप करोगे रेडियल धमनी से किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर चीजों को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। यहां पर लिखा गया आपने कितने नाड़ी स्पंदन गिने, यानी कि अगर मैंने आपको बताया है कि आप फील करिए, तो आप फील करो और आप बताओ कि 1 मिनट में आपने कितना पल्स रेट काउंट किया, तो आपको यही मिलेगा कि अगर आपका हृदय 72 बार, एक वयस्क मनुष्य का हृदय अगर 72 बार धड़कता है, तो याद रख लेना रेडियल धमनी से भी अगर आप पल्स रेट को काउंट करोगे तो आप ये पाओगे कि 72 बार ही ये पल्स क्या करता है, ब्लिंक करता है। ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर लिखा गया है कि वे रक्तवाहिकाएं जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में लेकर के आती हैं, वो क्या कहलाती हैं, सिराएं कहलाती हैं। सिराएं पतली होती हैं। तो यही सारी बातें मैंने आपको बताया है कि सिराओं का काम क्या होता है, सिराओं का काम होता है कि अंगों से हृदय को, रुधिर को लेकर के आना, और यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। वही चीज यहां पे समझाया गया है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। इतनी बातें आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब यहां पे परिसंचरण तंत्र के व्यवस्था चित्र दिया गया है कि कैसे परिसंचरण होता है। जरा देखो, इस चित्र को ध्यान से समझो। ये हृदय है, दिल है, ठीक है, दिल है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ध्यान से समझने की कोशिश करो। हृदय जो होता है, यहां पे एक एक करके सारी चीजों को समझने का प्रयास करो। सबसे पहले फेफड़ा क्या करता है, ऑक्सीजन मिलाता है, ऑक्सीजन भेजता है, ठीक है। अच्छा ठीक है मकौड़ा जी, अब मेरी बात को ध्यान से समझो। अब यहां पे पूरा सर्कुलेशन समझाया गया है कि कैसे और किस तरीके से सर्कुलेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है, ये केशिकाएं हैं। केशिकाएं क्या होती हैं, केशिकाएं जो होती हैं वो धमनी या सिरा का सबसे छोटा रूप होती हैं, धमनी या सिरा का सबसे छोटा रूप होती हैं। बात क्लियर है। यहां से सिराएं जो होती हैं ऐसे रुधिर को लेकर के जाएंगी जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, कहां पे, हृदय में लेकर के जाती है। हृदय उसमें ऑक्सीजन मिला देगा और यहां से ऑक्सीजन युक्त रुधिर धमनी के माध्यम से, कोशिकाओं के माध्यम से शरीर को पहुंचा दिया जाएगा। यही इस चित्र को में दिखाया गया है। एक चीज और जरा मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हां, एक होता है शब्द फुफ्फुस धमनी और एक होता है फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा को ध्यान से समझना। यह फुफ्फुस धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर जाता है। जिसमें कौन सा रुधिर जाता है, जिसमें अशुद्ध रुधिर जाता है। अशुद्ध रुधिर को लेकर के ये फेफड़े के पास में जाता है, यानी कि ऐसा ब्लड लेकर जा रहा है जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। और फुफ्फुस सिरा शुद्ध रुधिर को लेकर के जाता है, यानी एकमात्र ऐसा सिरा है जो कि शुद्ध रुधिर को लेकर के जाता है, शुद्ध रुधिर को लेकर के आता है फेफड़े से हृदय की ओर।
सारी कहानी को मैं फिर से स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं। मैंने आपको अभी तक की क्लास में यह बताया कि ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक धमनी होता है, दूसरा सिरा होता है। धमनियों में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है, सिराओं में हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन दो इसके अपवाद हैं। अगर धमनी के ऊपर फुफ्फुस लग गया या पल्मोनरी आर्टरी हो गया तो वो अशुद्ध रुधिर को लेकर जाएगा। अगर सिरा के आगे फुफ्फुस लग गया तो वह भी अपवाद हो जाएगा। यानी कि पल्मोनरी शब्द लगने से अपवाद आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाता है। तो ये बात याद रखना कि पल्मोनरी सिरा शुद्ध रुधिर को लेकर जाती है और पल्मोनरी आर्टरी ये अशुद्ध रुधिर को लेकर के जाती है। इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर ध्यान समझना, ठीक है, यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब यहां पर दिया गया है हृदय। हृदय के बारे में कुछ प्राइमरी जानकारी आपको दिया गया है। जैसे क्या दिया गया है, हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि हृदय क्या है, तो हृदय यानी कि हार्ट इज अ पंपिंग स्टेशन। ये हमारे शरीर का एक पंपिंग स्टेशन है। ये पंप करने का कार्य करता है। जैसे 2 मंजिला 4 मंजिला इमारत में अगर पानी को पहुंचाना है तो टुल्लू पंप लगा रहता है, टुल्लू पंप के माध्यम से पानी को हम पहुंचाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में हृदय होता है। ये ब्लड को पूरे शरीर में पंप करने का कार्य करता है। तो याद रखना, जैसे हमारा शरीर मान लीजिए 2 मंजिला 4 मंजिला इमारत है, तो ये टुल्लू पंप है और ये टुल्लू पंप के माध्यम से या इस पंपिंग स्टेशन के माध्यम से ही ब्लड को पंप करने का कार्य किया जाता है। हृदय जो होता है निरंतर धड़कता है, हमेशा वो धड़कता रहता है। एक सवाल आपसे पूछा जाता है एडवांस लेवल पे, हृदय कब नहीं धड़कता है या हृदय कब आराम करता है? तो हृदय 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है, 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है। यह बात याद रखना। यहां पर लिखा गया, एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहे। यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है। यानी कि कुछ ऐसा दिमाग में लाओ कि एक ऐसा पंप है जो जीवन भर कार्य कर सकता है क्या? नहीं। आपका हृदय भी उसी तरीके से है, लगातार आपसे बिना शिकायत करते हुए आपसे कार्य, आपके लिए वो कार्य कर रहा है। आपके शरीर के अंग आपसे कभी भी बेईमानी नहीं करते हैं। और जिस दिन बेईमानी कर दिए, जिस दिन हृदय या किडनी आपसे रूठ गया, हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। हमारा हृदय, हमारी किडनी बिना शिकायत किए, हमेशा हम इसको नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन बिना शिकायत किए हमेशा ये अनवरत रूप से हमारे लिए कार्य करता रहता है। ये बात याद रखना। हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। आइए हम हृदय के बारे में कुछ जानकारी को प्राप्त करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हार्ट के विषय में जानकारी यहां पर लेते हैं। हार्ट में क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी सी बाईं ओर झुका होता है। अगर मैं हार्ट के विषय में बात करना प्रारंभ करूं तो याद रखना, हार्ट जो होता है थोड़ा सा बाईं ओर पाया जाता है। मैं आपको थोड़े से हार्ट के विषय में अगर बेहतर ढंग से हम समझना चाहते हैं तो मैं आता हूं, आपको लेकर के चलता हूं एक अलग स्लाइड पे, है ना। एक अलग स्लाइड पे मैं लेके चलता हूं और चीजों को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक अलग स्लाइड पे लेके चलता हूं और चीजों को मैं समझाने की कोशिश करता हूं हार्ट को। देखो, हार्ट जो है ना एक ऐसा ऑर्गन है जिसको समझना बड़ा ही जटिल है, बड़ा ही जटिल है। तो मैं एक एक करके सारी चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहले हार्ट की लोकेशन देखो, हार्ट की लोकेशन को पहले देखो। ये हार्ट हमारा कुछ बाईं तरफ है। इस वजह से कभी भी किसी को अपना प्रेम एक्सप्रेस करना हो तो हमेशा चित्र इधर बनाना, ऐसे करके। अगर इधर करके बनाओगे ना तो अगर वो बायोलॉजी का जानकार होगा तो यही कहेगा कि इसको हार्ट की लोकेशन नहीं पता है। हार्ट हमारे शरीर में हल्का सा ये बाईं तरफ पाया जाता है, जैसे कि चित्र में दिया गया है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि हार्ट कैसा होता है, इसकी लोकेशन कहां पे होती है। ये चीज आपको खूब अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब दूसरी बात समझिएगा, जैसा चित्र में दिखाया जाता है वैसा हार्ट नहीं होता है। हमारा हार्ट बिल्कुल इस तरीके से होता है जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिख रहा है। इस तरीके से हमारा रियल हार्ट पाया जाता है। हमारा हृदय जो होता है इस तरीके से पाया जाता है।
ये जैसा चित्र आपको दिख रहा है बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से हमारा हृदय हमारे शरीर में पाया जाता है और वो अनवरत रूप से हमारे लिए कार्य करता है, जीवन पर्यंत वो हमारे लिए ब्लड को पंप करता रहता है। अब तीसरी बात समझने का प्रयास करिएगा, ये हार्ट जो होता है ना, हार्ट को अगर मैं इस तरीके से एक सामान्य से चित्र में आपको दिखाने की कोशिश करूं तो हार्ट जो होता है, हार्ट में 4 कमरे होते हैं। कितने कमरे होते हैं? 4 कमरे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर वाले कमरे होते हैं, ऊपर वाले कमरे जो होते हैं, इन ऊपर वाले कमरों को आलिंद कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में इसे एट्रियम कहते हैं। और ये जो नीचे वाले कमरे होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम निलय कहते हैं या इसे हम वेंट्रिकल कहते हैं। तो आलिंद और निलय से मिलकर के हमारा हृदय बना होता है। आलिंद और निलय से मिलकर के हमारा हृदय बना होता है। हाँ बिल्कुल, बंद मुट्ठी के समान हमारा हृदय होता है, बंद मुट्ठी की तरह शंक्वाकार आकृति में हमारा हृदय पाया जाता है। तो हमारे हृदय में कितने कमरे हैं? हमारे हृदय में 4 कमरे हैं, 1 2 3 4। ऊपर के कमरों को हम आलिंद कहते हैं, नीचे के कमरों को हम निलय कहते हैं। आपकी जानकारी अच्छे तरीके से हो गई है कि कॉकरोच में कितने चैम्बर पाए जाते हैं। कॉकरोच के एक हृदय में 13 चैम्बर पाए जाते हैं। आपने एक अच्छी जानकारी प्रीवियस लेक्चर में ले लिया है। ठीक उसी प्रकार से हमारे हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। आपकी जानकारी के लिए यहां पे और आप ये जान लीजिएगा कि ये जो मछलियां होती हैं या जो जलीय जीव होते हैं, इनमें 2 चैम्बर पाए जाते हैं। जलीय जीवों में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? जो 2। अगर आपसे पूछा जाए कि मछलियों में कितने चैम्बर होते हैं तो आप कहेंगे 2। और ये जो उभयचर होते हैं, उभयचर जो होते हैं, ये उभयचरों में कितने चैम्बर होते हैं? तो उभयचरों में 3। उभयचर का मतलब आपको पता चल गया होगा, जो जल और थल दोनों में रहते हैं उनको हम उभयचर कहते हैं, एम्फीबिया कहते हैं। और तीसरे नंबर पे याद रखना, तीसरा कौन सा आता है? ए या तो स्तनधारी यानी कि जिसमें मनुष्य आता है, स्तनधारी और जो पक्षी वर्ग होता है, स्तनधारी और जो पक्षी वर्ग होता है, उसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। उसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। लेकिन यहां पे कुछ अपवाद हैं, वो अपवाद याद रखना। वो अपवाद उभयचर में आता है। उभयचर में याद रखना, जो मगरमच्छ होता है या घड़ियाल होता है, याद रखना इसमें होना चाहिए था 3, लेकिन इसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं? इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। तो मगरमच्छ में 4, मछली में 2, उभयचर में 3, स्तनधारियों और पक्षियों में कितने होते हैं? 4। और कॉकरोच में कितना होता है? कॉकरोच में होता है 13। इतनी बातें आपको अच्छे तरीके से पता चल गई होगी, इतनी बातें आपको जानकारी हो गई होगी। ठीक है, तो यही चीज यहां पर लिखा गया है। देखो यहां पर लिखा गया है, अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी लीजिए। आपका हृदय का साइज भी कैसा होता है? मुट्ठी के जैसा होता है। यही चीज आपको बताना है। ठीक है, जरा सोचिए, हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा, है ना? ये आपसे कल्पना करवाने की कोशिश कर रहा है कि सोचो, हृदय में अगर इम्प्योर और प्योर ये दोनों ब्लड आपस में मिल जाए तो क्या होगा? बहुत भयंकर परिणाम इसके होंगे, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसी वजह से ईश्वर ने 4 चैम्बर बनाए हैं और इन चारों चैम्बर में अलग अलग प्रकार के ब्लड को रखा है। आपकी जानकारी के लिए यहां पे फिर से मैं इस स्लाइड पे आऊंगा, जो स्लाइड मैंने आपको लिए रखा है कि ये आलिंद में यानी कि ऊपर वाले चैम्बर में हमेशा और हमेशा कैसा रुधिर बहता है, यानी कि यहां पे इन दोनों में कैसा रुधिर होता है? इन दोनों में अशुद्ध रुधिर होता है। याद रखना, यहां पर याद रखना, यहां पे भी अशुद्ध होता है और यहां पर भी अशुद्ध होता है, यानी कि इन दोनों में अशुद्ध और इन दोनों में क्या होता है? इन दोनों में शुद्ध रुधिर होता है। फिर से मैं बता दूं कि ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है उसमें शुद्ध, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता उसको हम अशुद्ध कहते हैं, या उसमें याद रख लेना उसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। वंदना जी, ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से।
तो यही चीज आपको यहां पर लिखा गया है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। पहेली सोच रहे ही है कि हृदय के किस भाग में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त होगा और किस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त। तो पहेली के जवाब आपको मिल गया होगा ना अच्छे तरीके से। पहेली का जवाब आप दे सकते हैं कि दाहिने आलिंद में और दाहिने निलय में याद रखना अशुद्ध रुधिर रहता है और बाएं आलिंद में और बाएं निलय में हमेशा कैसा रुधिर रहता है, शुद्ध रुधिर रहता है। पहेली का जवाब इसको मिल गया होगा, आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से जवाब दे दिया होगा, ठीक है। यही पूरा हार्ट का फिगर दिया गया है, ठीक है। हार्ट का फिगर दिया गया है आपकी जानकारी के लिए। बस इसमें यह कहा गया है कि आप चित्र को पहचान लीजिए, कैसे इसमें हृदय कार्य करता है। उसके लिए एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। वो लंबे चौड़े प्रोसेस के विषय में कक्षा 9 की किताब में बताया गया है। अगर हम वहां तक पहुंचे, अगर आपका समर्थन रहा, जो कि लग नहीं रहा है, तो हम जरूर इस हृदय के क्रियाविधि को भी पढ़ेंगे कि कैसे ये हृदय हमारा कार्य करता है, कैसे ये हृदय हमारा फंक्शन करता है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये जानकारी हो गई कि 4 चैम्बर होते हैं, 2 में अशुद्ध होता है, 2 में शुद्ध होता है, बंद मुट्ठी के समान होता है। इन्हें क्या कहा जाता है, ये पूरी कहानी आपको पता चल गई होगी। अब यहां पर एक शब्द है हृदय स्पंद। हृदय स्पंद का मतलब क्या होता है? हृदय स्पंद का मतलब होता है कि हमारा हृदय धड़कता है। तो हमारा हृदय जब धड़कता है तो उसके स्पंदन को, उसकी ध्वनि को हम बड़े आसानी के साथ में सुन सकते हैं। उसकी ध्वनि को हम क्या कहते हैं, आसानी के साथ सुन सकते हैं। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना कि हृदय की धड़कन को व्यक्ति नहीं सुन सकता। क्यों नहीं सुन सकता, मैं बेसिक पॉइंट पे क्लियर करता हूं। हृदय की धड़कन को व्यक्ति इस वजह से नहीं सुन सकता क्योंकि हृदय की धड़कन से जो ध्वनि निकलती है उस ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। उस ध्वनि को क्या कहते हैं, अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अवश्रव्य ध्वनि ऐसी ध्वनि होती है जिसकी आवृत्ति याद रखना 20 हर्ट्ज से कम होती है और मनुष्य ऐसी ध्वनियों को नहीं सुन सकता। हम उन्हीं ध्वनियों को सुन सकते हैं, हम उन्हीं ध्वनियों को सुन सकते हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनियों को ही मनुष्य क्या कर सकता है, सुन सकता है। उससे नीचे या उससे ऊपर की ध्वनियों को नहीं सुन सकता है। अब हमारा हृदय आवाज तो करता है, कौन सी आवाज करता है? वो आवाज करता है लब और डब का। वो आवाज क्या करता है, लब और डब का। लेकिन चूंकि ये 20 हर्ट्ज से कम है, इस वजह हम सुन नहीं सकते। तो हम सुनने के लिए क्या उपाय करते हैं, हम कान से तो सुन नहीं सकते, इसी वजह से हम आला का उपयोग करते हैं, जिसको हम विज्ञान की भाषा में स्टेथोस्कोप कहते हैं। स्टेथोस्कोप वह यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम हृदय धड़कनों को सुन सकते हैं। और यहां पर एक बात याद रखना, ये स्टेथोस्कोप को थोड़ा सा, अगर मैं विज्ञान की भाषा में मैं बात करूं, जो आपकी परीक्षा में सवाल बनता है, याद रखना, वो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो याद रखना, वो परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। आपसे सवाल पूछा गया है कि ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो स्टेथोस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करने वाली युक्ति होती है। चलिए, बहुत बढ़िया। आपने हृदय में कौन सी धड़कन होती है, क्या आवाज होती है, लब डब, और कैसी ध्वनि होती है, अपश्रव्य। किससे मापते हैं, स्टेथोस्कोप। और किस पर आधारित ये रहता है, तो परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित रहता है। ये भी आपने समझ लिया। अब यहां पर एक दिया गया है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, विलियम हार्वे ने। 2 ही नाम आपको याद रखने हैं इस ब्लड से संबंधित। एक नाम जो आपको परेशान करेगा कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, तो आप उत्तर करेंगे विलियम हार्वे। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि रुधिर वर्ग की खोज किसने किया था, रुधिर वर्ग की खोज किसने किया था, तो आप बोलिएगा विलियम हार्वे, या आप बोलिएगा लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर ने, याद रखना, कार्ल लैंड स्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज किया था। इन्होंने बताया कि ए बी और ओ,
याद रखना, ये 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, ये लैंडस्टीनर ने बताया, ठीक है। और विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किया और इन्होंने कहा कि मनुष्य का रुधिर परिसंचरण तंत्र क्लोज्ड एंड डबल होता है, यानी कि बंद और दोहरे प्रकार का होता है। आप में से बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि ये बंद और दोहरा क्या होता है। बंद और दोहरा इस वजह से हम इसे कहते हैं क्योंकि बंद का मतलब ये होता है कि हमारा रुधिर वो ट्यूब में बहता है, धमनी और सिरा में बहता है, तिलचट्टे के जैसा नहीं है कि एकदम खुले में बहता है, नहीं, बंद है। धमनी और सिरे में जब भी ब्लड बहेगा वो धमनी और सिरा ट्यूब में, पाइप में ही बहेगा। और दूसरी बात ये समझना है, दोहरा इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमारे हृदय में रुधिर कितनी बार आता है? 2 बार आता है। एक बार अशुद्ध रुधिर उसके बाद एक बार शुद्ध रुधिर आता है, तो 2 बार रुधिर आता है, इसी वजह से दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और याद रखना, बुझो की एक समस्या है, क्या कि वह जानना चाहता है कि स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है। स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनको भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। बात समझना, यानी कि यहां पर दिया गया है स्पंज और हाइड्रा 2 ऐसे जीव हैं, उनके शरीर में ब्लड नहीं पाया जाता। तो कैसे भोज्य पदार्थों का परिवहन होता है? भोज्य पदार्थों का परिवहन कैसे होता है? जल जो रहता है उनके शरीर में डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है और इस तरीके से उनको पोषण मिल जाता है। यह बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहां पर लिखा गया है, आइए अब हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के विषय में अध्ययन करें। यानी कि जब हम कोई भी चीज खाते हैं, पीते हैं, पचाते हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है और वो अपशिष्ट है, अपशिष्ट का मतलब है अगर वो वेस्टेज के रूप में है तो उसको शरीर से बाहर किया जाना चाहिए। तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करना विज्ञान की भाषा में एक्सक्रीशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन, यानी कि उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करना। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करना जो होता है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्सर्जन। लिखा गया है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो तंत्र होता है उसको उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब यहां पे ये समझना है कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र क्या है, ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र क्या है। यानी कि हम ऐसे अंग के विषय में बात कर रहे हैं जो मूत्र का निर्माण करता है, जो यूरिन का निर्माण करता है, क्योंकि यूरिन हमारे शरीर में सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन युक्त यूरिन होता है, इसी वजह से इसको शरीर से बाहर कैसे निकाला जाता है, आइए इसको हम समझते हैं। और इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से भाग लेते हैं। आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण जो भाग लेता है उसका नाम है वृक्क, उसका नाम है किडनी। किडनी जो है, किडनी का काम यह है कि ऐसा रुधिर जिसमें यूरिया है उस यूरिया को अलग करके यूरिन बना देना, यूरिन यानी कि मूत्र बना देना। बात समझना ध्यान से। ब्लड है, इस ब्लड में क्या है? इस ब्लड में यूरिया है, लेकिन जैसे ही वो किडनी से होकर के गुजरती है और बाहर निकलती है तो ये किडनी क्या करती है? किडनी यूरिया को अलग कर देती है और शुद्ध ब्लड को अलग कर देती है। तो इसके अंदर एक अद्भुत क्षमता है कि किडनी ये कार्य कर सकती है। किडनी क्यों ऐसा कार्य कर सकती है? क्योंकि आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे किडनी में एक संरचना पाई जाती है जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? जो है हम नेफ्रॉन कहते हैं। अब देखो होता क्या है बेसिकली। अब ऐसा ब्लड जिसमें यूरिया है वो ब्लड प्रवेश करेगा किडनी में, है ना। अब किडनी क्या करेगा? किडनी यूरिया को अलग करेगा और यूरिया को अलग करके उसको यूरेटर के थ्रू, यूरिनरी डक्ट,
जिसको मूत्रवाहिनी कहते हैं, यूरिनरी डक्ट, मूत्रवाहिनी के माध्यम से उसको कहां पे इकट्ठा करती है? मूत्राशय में। मूत्राशय का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में इकट्ठा होता है, फिर हम उसको मूत्र मार्ग के द्वारा क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन भाग लिया? एक नंबर एक पर कौन भाग लिया? किडनी। नंबर 2 पर कौन भाग लिया? मूत्रवाहिनी यानी कि यूरिनरी डक्ट। तीसरे नंबर पे किसने भाग लिया? यूरेथ्रा यानी कि मूत्राशय। और चौथे नंबर पे किसने भाग लिया? मूत्रमार्ग ने भाग लिया, जहां से मूत्र को हम क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। अब यहां पर एक चीज समझना जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है। लिखा है कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से लेकर के 1.8 लीटर मूत्र करता है। ये डेटा जो है एनसीईआरटी का है, इस वजह से इसको याद कर लेना। अगर आपसे पूछा जाए कि एक व्यक्ति औसतन कितना यूरिन का परित्याग करता है, तो आप बोलेंगे 1 से लेकर के 1.5 या 1.8 लीटर। हालांकि ये खाए गए पदार्थ पर और पिए गए जल पर निर्भर करता है। आपने कितना पानी पिया है और ऐसा कौन सा पदार्थ खाया है जिसमें अगर पानी ज्यादा है। अगर आपने तरोई की सब्जी खाया है, आपने अन्य ऐसी सब्जियां खाई हैं जिसमें पानी ज्यादा पाया जाता है, तो आप यूरिन का परित्याग ज्यादा करेंगे। तो कहने का मतलब यह है, कहने का आशय यह है बाबू, कि अगर आप ऐसे पदार्थों का सेवन करेंगे तो आप यूरिन का परित्याग ज्यादा करेंगे। लेकिन औसतन कितना है? वो 1 से लेकर के 1.8 लीटर होता है। यूरिन में क्या पाया जाता है? यूरिन में 95% जल है, 95% यूरिन में जल है, और 2.5% क्या है? यूरिया है, और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। इसमें अपशिष्ट पदार्थ में यूरिक अम्ल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि यूरिक अम्ल, यूरिया और जल पाया जाता है। 2 चीजें जरूर से जरूर आप याद रखेंगे, क्या? 95% जल, और 2.5% क्या पाया जाता है? जो 2.5% क्या होता है? यूरिया पाया जाता है। एक चीज थोड़ा सा मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं, एक जानकारी, इसको जरा ध्यान से समझना। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सेवन करने से यूरिन के परित्याग करने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे अगर आप ज्यादा मात्रा में चाय पी रहे हैं, अगर ज्यादा मात्रा में आप कॉफी पी रहे हैं, अगर ज्यादा मात्रा में आप अल्कोहल पी रहे हैं, अगर ज्यादा मात्रा में आप चॉकलेट खा रहे हैं, तो ये सारे के सारे पदार्थ ऐसे हैं कि इनके सेवन से यूरिन के परित्याग करने की क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। अगर इसका सेवन किया जाएगा तो यूरिन के परित्याग करने की क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि इनको एंटी डायूरेटिक पदार्थ कहा जाता है। एंटी डायूरेटिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो मूत्र की क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक सवाल दिया गया है, हम सभी को अनुभव होता है कि गर्मियों में हमें पसीना या स्वेद आता है। स्वेद में जल और लवण होते हैं, पसीने में भी क्या होता है? ये जल और लवण यानी कि साल्ट होते हैं। बूझों ने यह देखा कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण कपड़ों में सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, विशेषकर उन स्थानों में जहां अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित और क्या होते हैं? ये साल्ट ही होते हैं, लवण ही होते हैं। जैसे नमक कपड़ों पर व्हाइट कलर की जो होती है सफेदी दे देता है, तो हमारे पसीने में भी नमक होता है, साल्ट होता है। तो आपने देखा होगा कि अगर गर्मियों में आप ज्यादा मेहनत करते हैं तो आपके कपड़ों में व्हाइट कलर का धब्बा पड़ जाता है। ये व्हाइट कलर का धब्बा और कुछ नहीं, ये पसीने में पाया जाने वाला क्या है? पसीने में पाया जाने वाला लवण होता है, यानी कि साल्ट होता है। क्या स्वेदन या पसीना आने में कोई विशेष प्रयोजन है? यानी कि क्या पसीना क्यों आता है हमारे शरीर को? तो याद रखना, पसीना इस वजह से आता है क्योंकि ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है, तो पसीना निकलने से शरीर का तापमान कम हो जाता है। जब हमको ज्यादा मात्रा में गर्मी लगती है तो पसीना जब बाहर निकलता है, तो पसीना बाहर निकलने से हमारा शरीर ठंडा हो जाता है, हमारे शरीर का तापमान क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो याद रखना, पसीना ताप नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ताप नियंत्रण में, टेम्परेचर को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यहां पर एक चीज लिखा गया है, कभी कभी किसी व्यक्ति में वृक्क काम करना बंद कर देता है, किडनी कार्य करना बंद कर देती है। आपने देखा होगा किडनी कार्य नहीं कर पा रही है। अब किडनी कार्य नहीं कर रही है तो किडनी का कार्य क्या था? ब्लड में से यूरिया को बाहर करना। अब ब्लड में से यूरिया बाहर नहीं निकल रही है, अब यूरिया बाहर नहीं निकलेगी तो पूरा शरीर जो है संक्रमित हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसको विज्ञान में हम क्या कहते हैं? अपोहन, यानी कि डायलिसिस। डायलिसिस नाम आपने जरूर सुना होगा। तो डायलिसिस क्या है? अपोहन क्या है? अपोहन का मतलब होता है जो कार्य किडनी अभी तक कर रहे थे, अब उसको हम आर्टिफिशियल तरीके से बाहर, चिकित्सा के माध्यम से इसको हम कर रहे हैं। हम मेडिकल साइंस में ऐसी तकनीक बना चुके हैं कि हम ब्लड को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे, किसी धमनी या सिरा से बाहर निकालेंगे, और उसी तरीके से जैसे किडनी का कार्य होता है वैसे एक मशीन कार्य करेगी, यानी कि वो भी यूरिया को जो है अलग कर देगी। इसी प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस कब होता है? जब वृक्क निष्क्रियता होती है, जब गुर्दा समाप्त हो जाता है या किडनी कार्य करना बंद कर देता है, तब हम डायलिसिस करते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब यहां पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा गया है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिएगा, जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जैसे जैसी जल की मात्रा रहती है उसी प्रकार से पौधे या वनस्पति या जंतु अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जलीय जंतु जो होते हैं वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया को बाहर निकालते हैं। अमोनिया को, जैसे कि मछली जो है वो किसको बाहर करती है? अमोनिया को। हम यूरिया को बाहर करते हैं, मछली क्या अमोनिया को बाहर करती है। और अमोनिया को बाहर करने में जल की अधिक मात्रा की खपत होती है, याद रखना। जल बहुत लगेगा, क्यों? क्योंकि अमोनिया जहरीला होता है। अगर उसमें जल अधिक मात्रा में नहीं रहेगा ना तो शरीर जख्मी हो सकता है। इसी वजह से ईश्वर ने अमोनिया को उन्हीं को निकालने की इजाजत दिया है जिसके शरीर में जल की मात्रा पर्याप्त हो। अब ये जो जलीय जीव है उनको पानी की क्या कमी? ये उसी तालाब में रहते हैं और उसी तालाब में उत्सर्जन करते हैं। तो जलीय जीव याद रखना अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। पक्षी और छिपकली और सांप याद रखना, जैसे कुछ जंतु अपने शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्धघन यानी कि सेमी सॉलिड अवस्था में करते हैं, जो कि श्वेत रंग का यौगिक कौन सा होता है? यूरिक अम्ल। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि पक्षी, छिपकली और सर्प, ठीक है, पक्षी, छिपकली और सर्प जो होते हैं वो किस चीज का उत्सर्जन करते हैं? तो आप कहोगे यूरिक अम्ल का। पक्षी, सर्प ये किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक का। मछलियां या जलीय जीव किसका करते हैं? अमोनिया का। मनुष्य किसका करता है? मनुष्य यूरिया का उत्सर्जन करता है। इसी वजह से मनुष्य कैसा प्राणी होता है? मनुष्य एक प्रकार का यूरियोटेलिक प्राणी होता है। यूरियोटेलिक प्राणी। मनुष्य कैसा प्राणी है? उत्सर्जन के आधार पे वो यूरियोटेलिक प्राणी है, यानी कि वो यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो ये इतनी बातें थी जंतुओं में कैसे और किस तरीके से उत्सर्जन होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे प्लांट में परिवहन होता है, पादपों में कैसे परिवहन होता है। बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा। इस पूरी कहानी को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। कोशिश करता हूं। मैं प्लांट की बात कर रहा हूं, मैं पौधों की बात कर रहा हूं। प्लांट में जो होते हैं दो प्रकार के संवहन ऊतक पाए जाते हैं। संवहन ऊतक, जैसे हमारे शरीर में ब्लड पाया जाता है वैसे प्लांट में दो संवहन ऊतक पाए जाते हैं। एक का नाम होता है जाइलम, और दूसरे का नाम क्या होता है? दूसरे का नाम होता है फ्लोएम। एक का नाम होता है जाइलम और दूसरे का नाम होता है फ्लोएम। आराम से इसको याद रखना और बहुत महत्वपूर्ण है। ज से जाइलम होता है, ज से होता है जल। जल और खनिज तत्व यानी कि मिनरल्स की मैं बात कर रहा हूं। जल और खनिज तत्व को कौन लेकर के पौधों में जाएगा? तो वो जाइलम लेकर जाएगा। जैसे कोई पौधा है, यहां पर
जैसे कोई पौधा है यहां पर, फिर से मैं पौधा बना रहा हूं, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है यहां पर, ठीक है। अब इस पौधे में ये पत्तियां हैं, यहां पे पत्तियां हैं, यहां पे पत्तियां हैं, तो प्रकाश संश्लेषण करना है तो इसको जल चाहिए। तो ये जो जल जो है पौधों की जड़ों से सोख करके पत्तियों तक कौन पहुंचाएगा? जाइलम पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा? जाइलम पहुंचाएगा। अब जाइलम ने जब जल को और खनिज तत्वों को पत्तियों तक पहुंचा दिया तो पत्तियों ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किया और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात भोजन बनाया। तो भोजन की आवश्यकता केवल पत्तियों को नहीं है, भोजन की आवश्यकता सबको है। तो ये भोजन को कौन पौधों के समस्त हिस्सों तक लेकर के आएगा? फ्लोएम लेकर के आएगा। कौन लेकर के आएगा? फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। पोषक पदार्थों का परिवहन या भोज्य पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? तो वो फ्लोएम के माध्यम से किया जाता है। यही चीज यहां पर लिखी गई है, ठीक है, यही चीज यहां पर लिखा गया है, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का क्या करते हैं? परिवहन करते हैं। इसमें से एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिस शब्द से आपका परिचय ना हुआ हो। सारी चीजों को मैंने बहुत विधिवत और बहुत ही शालीनता और सहजता के साथ में समझाने की कोशिश किया। चाहे धमनी हो, चाहे रक्त हो, चाहे ब्लड वेसल्स हो, चाहे केशिका हो, परिसंचरण तंत्र हो, डायलिसिस हो, उत्सर्जन तंत्र हो, हीमोग्लोबिन, आप पढ़ते चलो। एक भी शब्द अगर आपको ऐसा डिस्टर्बिंग लगे तो आप तुरंत कमेंट्स कर देना कि सर ये शब्द हमको नहीं समझ में आया आज की कक्षा में। स्टेथोस्कोप हो, लाल रक्त कोशिका हो, नाड़ी स्पंदन हो, प्लेटलेट्स हो, प्लाज्मा हो, फ्लोएम हो, वृक्क हो, हृदय धड़कन हो, पसीना हो, ऊतक हो, मूत्रवाहिनी हो, मूत्रमार्ग हो, यूरिक अम्ल हो, मूत्राशय या सिरा या WBC या जाइलम, ये सारे के सारे शब्द आपको बहुत अच्छे तरीके से ठीक है राजेश जी, किसी दिन मैं स्पेशल वीडियो पर बना करके आपकी बातों को मैं समझाऊंगा, ठीक है। ये अभी यहाँ पे तो मुमकिन नहीं है, आपकी समस्या को मैं स्पेशल वीडियो के माध्यम से मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लीजिए आपने क्या क्या सीखा, ये पूरी कहानी लिखी गई है, देख लीजिए। अधिकांश जंतुओं में शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है। यह शरीर के विभिन्न भागों में उत्सर्जन के लिए अवशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। ये पूरी कहानी को आप पढ़ लीजिएगा। आप में से बहुत ढेर सारे लोग कहते हैं ना कि अच्छा सीरम क्या है, मैं बता रहा हूं गोलू जी, सीरम क्या होता है। ऐसा ब्लड, ऐसा ब्लड, ऐसा ब्लड, ऐसा रुधिर, ऐसा रुधिर जिसमें से आप क्या निकाल दो, जिसमें से आप क्या निकाल दो, रुधिर अस्कंदनी प्रोटीन को बाहर कर दो। रुधिर अस्कंदन प्रोटीन यानी कि रुधिर को जमाने वाले प्रोटीन को बाहर कर दो। तो ऐसे ब्लड को हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। तो ऐसा ब्लड जिसमें से रुधिर को जमाने वाले प्रोटीन को आप बाहर कर दो, यानी कि प्रोथाम्बिन को, फाइब्रिनोजन को, रुधिर को जमाने वाले प्रोटीन को आप बाहर कर दीजिए। रुधिर में ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं ना जो रुधिर को जमाते हैं, जैसे प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन। तो ऐसे प्रोटीन को जब आप बाहर कर देते हो रुधिर में से, तो शेष बचे हुए रुधिर को हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं, ठीक है। आशा करूंगा चीजें समझ में आई होंगी। आप में से लोग, बहुत ढेर सारे लोग कहते हैं सर नोट क्या करें, अपनी कॉपी में नोट्स कैसे बनाएं। तो जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट लिखता हूं उसको लिखना है, और साथ ही साथ ये जो आपने क्या सीखा, जो हर एक चैप्टर का सारांश मैं बताता हूं, उसको जरूर से जरूर आपको समझना है। यहां पर एक लास्ट लाइन लिखा है, क्या आप जानते हैं क्या कि रक्त का कोई विकल्प नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को शल्य क्रिया अथवा चोट लगने से रक्त की हानि होती है, अथवा यदि उसके शरीर में पर्याप्त रक्त नहीं बनता है, तो उसको पूर्ति करने का एकमात्र तरीका है रक्तदान। रक्तदान महादान होता है, याद रखना, रक्तदान महादान कहा जाता है। और रक्त को दान करने से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। तो आशा करूंगा कि क्लास आपको समझ में आई होगी, आशा करूंगा कि आपको बेहतर क्लास लगी होगी, ठीक है। तो चलिए बस यहीं तक चीजें थी, अब आगे बातें करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।